हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको यूनिट 3 हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन अ सरफेस पढ़ाऊँगी। स्टार्ट करवा रही हूँ। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस होते क्या हैं, कि हम किन फोर्सों को हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। तो हाइड्रो मीन्स होता है कि फ्लूइड और स्टैटिक मीन्स होता है कि स्थिर अवस्था में। द्रव्य जब स्थिर अवस्था में होता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन, मतलब कि स्थिर अवस्था में जब द्रव होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक। तो जब मैंने मान लिया सपोज टू बी कि यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास एक टैंक है जिसमें कि लिक्विड है, लिक्विड वाटर भी हो सकता है। इसके अंदर मैंने एक प्लेट डुबो दी, ठीक है। इस प्लेट को डुबो दी तो इस प्लेट के ऊपर जो है कुछ फोर्स या कुछ बल लगेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। मीन्स द्रव की स्थिर अवस्था में द्रव के कणों द्वारा किसी भी सतह पर जो बल लगाया जाता है उन बलों को हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो इसमें क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, क्योंकि अभी ये द्रव क्या है, स्थिर अवस्था में बह नहीं रहा है, तो इसमें इन दोनों जो द्रव की लेयर्स हैं उनके बीच में कुछ भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। इसलिए हमने क्या बोला, वेलोसिटी ग्रेडियंट डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू 0। अब पहले मैंने आपको बताया था शियर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल टू होता है म्यू डेल यू ओवर डेल वाई। यहाँ पर म्यू था श्यानता गुणांक, तो इसमें शियर स्ट्रेस भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना। तो अब शियर स्ट्रेस वाला फोर्स 0 हो गया, तो अब इस प्लेट पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो कौन कौन से फोर्स हो गए, फर्स्ट हो गया ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड नॉर्मल टू द सरफेस। ये जो सतह है इसके ऊपर लंबवत दिशा में प्रेशर फोर्स लगेगा। मैं तो इसकी हर एक पॉइंट पे क्या होगा, जल के कणों के द्वारा लंबवत डायरेक्शन में या नॉर्मल इसके ऊपर फोर्स लगेगा। दूसरा होता है ड्यू टू ग्रेविटी, जो इस प्लेट का वेट है, इस वेट के कारण से इसमें गुरुत्वीय बल लगेगा, जिसको हम बोलते हैं फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो दो फोर्स इस पे एक्ट करेंगे ना। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसकी और क्या टेक्निकल टर्म्स हैं, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टोटल प्रेशर एंड द सेंटर ऑफ द प्रेशर, कुल दाब और दाब का केंद्र। तो टोटल प्रेशर क्या होता है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ स्टैटिक फ्लूइड ऑन द सरफेस, मतलब कितना टोटल फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पर जैसे ही हम प्रेशर बोलते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ पर प्रेशर की इंटेंसिटी के बारे में बात हो रही है, बट यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर नहीं है, प्रेशर के कारण जो बल लग रहा है। तो ये एक दिस इज वन काइंड ऑफ फोर्स। तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर टोटल प्रेशर जो है ये क्या है, यहाँ पर फोर्स है, ठीक है। ये क्या है, बल है। तो इसको हम दाब की तीव्रता नहीं कहेंगे, यहाँ पर क्या कहेंगे कि दाब के कारण लगने वाला बल, जो किस पर लगेगा, जो सरफेस है जो उस द्रव के कणों के साथ कांटेक्ट में आती है। और ये हमेशा लंबवत दिशा में ही लगता है, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब ये तो हो गया कि कोई एक बल एक्ट कर रहा है। अब हमको ये पता करना है कि वो किस बिंदु पर लगता है। जैसे हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाला था कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स किसी वस्तु पर लगता है तो वो किसी एक पॉइंट पर लगता है, जिसको हम बोलते हैं CG, ठीक है। बट अब ये फोर्स कहाँ पर लगता है, ठीक है, तो वह बिंदु जहाँ पर कि टोटल प्रेशर लगता है, या फिर हम मान सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेट उसका हम मानते हैं माध्य बिंदु जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द प्रेशर। उसके बीच के बिंदु को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द प्रेशर। अब ये तो हो गई। अब वस्तु जो हम इसमें डुबोते हैं द्रव में, वो कैसी होती है, तो प्लेट कैसी भी हो सकती है, हम उसको वर्टिकली भी डाल सकते हैं, इसमें डुबो सकते हैं। कोई भी एक सतह है वर्टिकली भी डूब सकती है, तो ये हो जाएगा वर्टिकली। कोई भी प्लेट है तो वर्टिकली डूब सकती है। दूसरी होती है कोई भी प्लेट है अगर वो हॉरिजॉन्टली रखी हुई है द्रव में तो वो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन। अगर किसी एंगल में रखी हुई है, सपोज टू भी यहाँ पर क्या है, कोई एक प्लेट है जो इस तरह से किसी एंगल पे रखी हुई है, ठीक है, इसमें डूबी हुई है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी
एट एन एंगल। और ये सरफेस स्ट्रेट ना होकर किसी कर्व में बनी हुई है, कोई कर्व्ड सरफेस है, तो उस कर्व में क्या होगा आपका, कर्व में हमेशा हम ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। तो ये तो 4 पॉइंट हो गए जिस पर हम टोटल प्रेशर और सेंटर प्रेशर हम कैलकुलेट करेंगे या ज्ञात करेंगे। फर्स्ट क्या हो गया, जब वर्टिकल प्लेन सरफेस डूबी हुई हो। दूसरा हो गया जब हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस डूबी हुई हो। थर्ड हो गया अगर सरफेस किसी एंगल पे रखी हुई, किसी कोण बना रही है सतह पर। या फिर चौथी हो गई कि सरफेस सीधी ना होकर कर्व्ड सरफेस है। तो ये 4 केसेस के हम स्टडी करेंगे जिसमें हम डिटरमाइन करेंगे टोटल प्रेशर एंड द सेंटर ऑफ द प्रेशर। नाउ फर्स्ट केस हमने ले लिया वर्टिकल प्लेन सरफेस सबमर्ज्ड इन द लिक्विड। यहाँ था ना वर्टिकल प्लेन सरफेस सबमर्ज्ड इन द लिक्विड। तो हमने क्या मान लिया कि ये एक आपके कोई भी एक पॉन्ड है या फिर कोई एक टैंक है जिसके अंदर की एक वर्टिकल प्लेट डूबी हुई है, ठीक है। इसकी टोटल एरिया ऑफ द सरफेस, तो मान लिया हमने क्या माना, A इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ द सरफेस h बार डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एरिया फ्रॉम द फ्री सरफेस। तो ये क्या है, जो पॉइंट मैंने G दिखाया हुआ है ये क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसका जो ये सतह है इससे कितनी दूरी है, h बार। G इज इक्वल टू सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, तो इसको हमने मान लिया सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। P इज इक्वल टू सेंटर ऑफ द प्रेशर जो हमको डिटरमाइन करना है। H बार P इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्रेशर फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो ये क्या हो गया आपका HP। क्लियर है। नाउ टोटल प्रेशर, अब हमको इसका क्या निकालना है, टोटल प्रेशर। तो हमने क्या किया, जब भी हमको किसी चीज़ में टोटल प्रेशर लगता है हम क्या मानते हैं, कोई एक स्ट्रिप ले लेते हैं जिसके ऊपर हम प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, प्रेशर फोर्स कैलकुलेट करते हैं और फिर हम उसका इंटीग्रेशन करने के बाद में टोटल फोर्स निकाल लेते हैं। तो सिमिलरली हमने यहाँ पर क्या एक स्ट्रिप ली जिसकी थिकनेस क्या है DH और इसकी विड्थ दी हुई है हमको B। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा D इज इक्वल टू B मल्टीप्लाइड बाय DH जो कि इसकी हाइट और विड्थ दी हुई थी, ऊंचाई और चौड़ाई दी हुई है। टोटल प्रेशर फोर्स ऑन द स्ट्रिप। अब प्रेशर फोर्स का मैंने फॉर्मूला क्या लगाया था आपको, प्रेशर का फॉर्मूला होता है, पहले हमने दिखाया था ρGH जो कि हमने पहले पढ़ रखा है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। P इज इक्वल टू, मेरे को पहले ही पता, अब आपको पहले मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा दिया है, P इज इक्वल टू होता है ρGH, ठीक है। और F इज इक्वल टू होता है हमारे पास P मल्टीप्लाइड बाय A, या फिर जो भी था प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स यहाँ पर हो जाएगा P मल्टीप्लाइड बाय A। तो P इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो गया, ρGH और एरिया हो गया B मल्टीप्लाइड बाय DH। नाउ द टोटल प्रेशर फोर्स ऑन द वूल सरफेस। अब ये तो मैंने एक एलिमेंट पे निकाला था, तो ये कितना फोर्स निकला था, DF। टोटल निकालने के लिए मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ ρGH मल्टीप्लाइड बाय B मल्टीप्लाइड बाय DH। अब ρG कॉमन निकल गया तो मेरे पास B मल्टीप्लाइड बाय H मल्टीप्लाइड बाय DH, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया ये, अब इसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास क्या हुआ कि B मल्टीप्लाइड बाय DH, हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था इक्वल टू क्या होता है DA, ठीक है। तो ये हो गया आपका द मोमेंट ऑफ सरफेस एरिया अबाउट द फ्री सरफेस। तो जब भी हम किसी सरफेस की लंबवत दूरी को उससे गुणा करते हैं तो इसको हम बोलते हैं मोमेंट या आघूर्ण। तो ये क्या हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंट, ठीक है। तो ये दूरी आपको दी हुई थी स्ट्रिप से, या टोटल दूरी दी हुई थी H, और इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया से, और इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसका मोमेंट ऑफ द सरफेस एरिया। नाउ तो हमारे पास क्या हो गया, फाइंड F इज इक्वल टू क्या हो गया, A मल्टीप्लाइड बाय H बार। तो इसकी जगह इस वैल्यू की, इसकी जगह क्या हो जाएगा, ये वैल्यू
ए मल्टीप्लाइड बाय एच बार, देयरफॉर हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू रो जी ए एच बार। एच बार किसको बोलते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द सी जी या फिर जी पॉइंट जो उसमें दिया हुआ है। नाउ अब हमको निकालना है सेंटर ऑफ द प्रेशर। तो ये कैसे कैलकुलेट होता है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के प्रिंसिपल से कैलकुलेट होता है, जो स्टेट क्या करता है, द मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ द कंपोनेंट्स अबाउट द सेम एक्सिस। तो सम ऑफ द मोमेंट्स मतलब हमने जो स्ट्रिप मान रखी है पहले हम एक पे निकालेंगे और फिर उनका जो टोटल इंटीग्रेशन करने के बाद जो मिलेगा वो हमारा हो जाएगा सेंटर ऑफ द प्रेशर निकालने के लिए हम डिटरमाइन करेंगे। तो हमने क्या किया, इसका भी मोमेंट ले लिया, जो फोर्स था उसका भी हमने फिर से क्या ले लिया, मोमेंट अबाउट द पॉइंट एच पी। एच पी मैंने आपको डायग्राम में बताया था, ये यहाँ से जो मैंने माना है सेंटर ऑफ प्रेशर का जो डिस्टेंस है वो क्या है, एच पी। तो एफ मल्टीप्लाइड बाय एच पी, क्योंकि मैंने फोर्स का भी वापस से आगुण लिया, मोमेंट लिया। तो मोमेंट ऑफ द फोर्स डी एफ एक्टिंग ऑन द स्ट्रिप अबाउट द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू क्या होगा, डी एफ मल्टीप्लाइड बाय एच। डी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, जो आपको पहले मैंने लिखी थी, रो जी एच बी मल्टीप्लाइड बाय डी एच मल्टीप्लाइड बाय एच। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सम ऑफ द मोमेंट ऑफ ऑल सरफेसेस। तो हमने क्या कर दिया, इसी टर्म का इंटीग्रेशन कर दिया। तो यहाँ पर एच मल्टीप्लाइड बाय एच, यहाँ पर क्या आ गया, रो जी बी एच स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डी एच। अब हमको पहले ही पता है बी मल्टीप्लाइड बाय डी एच हमारे पास है डी ए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एच स्क्वायर डी ए बराबर हमारे पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड। पहले तो हमने क्या लिया था, मोमेंट। अब जब इसके स्क्वायर का हम लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम डिनोट करते हैं आई जीरो से, ठीक है। तो सम ऑफ द मोमेंट अबाउट फ्री सरफेस इज इक्वल टू क्या हो गया, रो जी आई जीरो। इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। तो एफ मल्टीप्लाइड बाय एच पी इज इक्वल टू क्या हो गया, रो जी आई जीरो। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, रो जी ए बार। पहले हमारे पास क्या था, एफ इज इक्वल टू रो जी ए एच बार। तो यहाँ पर एफ की वैल्यू पुट कर दी। देन मेरे पास एच पी आ गया आई जीरो अपॉन ए एच बार बाय द थ्योरम ऑफ द पैरेलल एक्सिस। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था, आई जीरो इज इक्वल टू आई जी प्लस ए एच स्क्वायर, ए एच बार का स्क्वायर। अब यहाँ पर आई जी बराबर क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सी जी। उसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो इसके डिफरेंट फॉर्मूलेज हैं, अलग अलग शेप के लिए, अलग अलग सरफेस के लिए। सर्कुलर शेप के लिए अलग है, सर्कल के लिए अलग है, रेक्टेंगल के लिए अलग है, ट्रायंगुलर सरफेस के लिए अलग है। तो इन सब का हम सी जी भी आपको आई जी भी डिटरमाइन करना आपको बताऊंगी कि इसका एच बार कैसे निकलता है और इसकी आई जी की वैल्यू क्या होती है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये बताऊंगी कि आई जी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये वैल्यू मैंने इसमें रखी एच पी के फॉर्मूले में। तो हमारे पास एच पी इज इक्वल टू क्या हो गया, आई जी प्लस ए एच स्क्वायर अपॉन ए एच, ठीक है, ए एच बार। तो यहाँ पर क्या हो गया, आई जी अपॉन ए एच बार प्लस ए एच बार। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, एक तो आई, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है कि ये चीज़ आती है। दूसरा आपको लिखना है ये फाइनल फॉर्मूला। ये अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो आप इसका फाइनल एच पी की वैल्यू डेराइव नहीं कर पाओगे। इसके बाद में मैं आपको एक टेबल बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में आई जी डिटरमाइन करने की, और हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।